नमस्कार, मैं शैलेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द हिस्टोरिका पर। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीओटी पीजी एमए हिंदी के परिप्रेक्ष्य में कुछ संदर्भों पर। यह वीडियो आपके लिए खास होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप यानी समूह का लिंक भी प्रेषित किया गया है, आप वहां जुड़ सकते हैं। तो देखिए वीडियो में क्या है, आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं। देखिए इसमें सर्वश्रेष्ठ विद्यालय, तो आप जानते होंगे कि परास्नातक यानी सीओटी पीजी एमए हिंदी परास्नातक साहित्य आप मतलब हिंदी से करना चाहते हैं परास्नातक, तो कौन कौन से सर्वश्रेष्ठ विद्यालय हैं? तो देखिए जेएनयू, बीएचयू, डीयू, एचयू, जेएमआई इत्यादि और भी विद्यालय हैं, लेकिन जो प्रमुख हैं देखिए जेएनयू, बीएचयू, डीयू, एचयू ये आप सभी लोग जानते होंगे। अगर कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हिंदी के मामले में सबसे आगे है तो जेएनयू है, बीएचयू है, मतलब आप अपने तरीके से देख सकते हैं, लेकिन हाँ जेएनयू, बीएचयू है। तो फिर देखिए अब प्रवेश परीक्षा कैसे होता है, प्रवेश कैसे होता है, यानी कि एमए हिंदी हम मुझे करना है या आपको करना है तो कैसे होगा? तो सीओटी पीजी एमए हिंदी का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, एनटीए के द्वारा कराया जाता है। इसे मतलब इस परीक्षा में आपको बैठना होगा, उत्तीर्ण करना होगा। फिर विश्वविद्यालय अपनी तरफ से मेरिट लिस्ट चाहे कट ऑफ समझिए वही निकालती हैं, उसके बाद आपको एडमिशन मिलता है यानी प्रवेश मिलता है। अब रोजगार के अवसर, शिक्षक, राजभाषा अधिकारी, अनुवादक इत्यादि। ऐसा नहीं है हिंदी पढ़ने वाले को रोजगार नहीं मिलता, हिंदी पढ़ने वाले को भी रोजगार मिलता है। और समाज में एक धारणा बन चुकी है कि हिंदी कोई बहुत जटिल विषय नहीं है, हिंदी को पढ़ने वाला क्या ही कर सकता है। तो ऐसी मानसिक जो विचार हैं, विकार हैं, ये सब निकाल दीजिए आप लोग। और हिंदी अपनी मातृभाषा है, आप इस पे गर्व करिए, शर्मिंदा मत होइए आप लोग। फिर देखिए रणनीति के बारे में आगे हम लोग बात करेंगे, प्रमुख पुस्तकों के बारे में भी बात करेंगे और पाठ्यक्रम। देखिए जो एनटीए पाठ्यक्रम निर्धारित किया है, निकाला है, उसमें 7 बिंदु हैं। अभी आगे हम लोग देखेंगे। 75 प्रश्न बहुविकल्पी, इसमें जो प्रश्न आने वाले हैं वो केवल 75 होंगे और भी बहुविकल्पी। और 90 मिनट यानी आपको मिलने वाला है 90 मिनट, 60 + 30 यानी 1.5 घंटे। 105 मिनट पहले होता था, लेकिन अब समय कम कर दिया गया है, तो आप लोगों के लिए क्या है, समय थोड़ा सा कैसे मैनेज करें, मतलब आप पेपर में बैठ रहे हैं तो जो टाइम मैनेजमेंट है ये बहुत मायने रखेगा पेपर में। अब की बार, पिछली बार भी था लेकिन उतना नहीं, क्योंकि 105 मिनट था, इसमें क्या है कम कर दिया गया। और जो ये पेपर होगा केवल हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य का पेपर है तो हिंदी भाषा में होगा, इसमें तो कोई संशय वाली बात नहीं है। फिर आगे चलते हैं। देखिए ये है आपका पेपर कोड। जब आप आवेदन करेंगे तो ये आपका पेपर कोड है, यही आपका वहां पर आप ध्यान रखेंगे, यही प्रतिनिधित्व करेगा आपके पेपर का। तो देखिए हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, ये पहला बिंदु हम लोग अभी पढ़ेंगे। हम लोग का वीडियो भी यहाँ पर यूट्यूब पर जा रहा है आप लोगों के लिए निःशुल्क। हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से आधुनिक काल तक का ये है, प्रमुख रचना और रचनाएं, प्रवृत्तियां। अब देखिए आदिकाल और आधुनिक काल यानी दोनों के बीच में, मतलब आदिकाल, भक्ति काल, आधुनिक काल, रीतिकाल, आधुनिक काल में भी भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी, प्रगतिवादी प्रयोग, नई कविता, साठोत्तर, मतलब पूर्ण रूप से। इसके साथ हिंदी साहित्य की विविध विधाएं, उपन्यास, नाटक, कहानी, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्ट, आर्ट, सब कुछ पूरा, ये समझिए कि पूरा हिंदी साहित्य को ही लगभग एक नजरिए से देख लेना है। अब देखिए प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप, ये भी आपको पढ़ना है। और जन संचार माध्यमों में हिंदी, वही मतलब प्रयोजन मूलक का ही एक भाग है, लेकिन क्या है कि इसको अलग एक बिंदु बना दिया है, शीर्षक बना दिया है, तो हम पढ़ेंगे। समाचार पत्र हिंदी है ना, समाचार और पत्र हिंदी, यानी समाचार पत्र में हिंदी की क्या भूमिका है। हिंदी और विज्ञापन, देखिए है ना, विज्ञापन और हिंदी। अब हिंदी और विज्ञापन में क्या मतलब संबंध है, और भी चीजें हैं। रेडियो और एवं टेलीविजन, ठीक है। अब देखिए भारतीय काव्य शास्त्र में शब्द शक्ति, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण। और देखिए संधि, समास, काल, वाक्य विन्यास। केवल व्याकरण में आप लोग इतना देख करके निश्चिंत मत हो जाइएगा कि केवल संधि, समास, काल, वाक्य विन्यास पढ़ ले। इसके अलावा मैं कह रहा हूं या आप नहीं समझ में आएगा आपको, तो आप प्रीवियस ईयर उठाइए और देखिए 2024 में अलंकार से भी प्रश्न आए हैं। तो आप हिंदी साहित्य पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो मैं ऐसा
आशा करता हूं कि आप छंद अलंकार, रस, छंद, अलंकार ये सब पढ़ते आए हैं, तो एक बार उसे देख लीजिएगा। केवल व्याकरण में इसके आश्रय मत बैठिएगा कि अगर यही 4 बिंदु से ही आएंगे, ऐसा नहीं है। एनटीए है, कभी भी खेल देगा, इधर उधर प्रश्न कर देगा, तो आपको समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो इसलिए आपसे यही कहूंगा कि हिंदी व्याकरण के मतलब अगर हिंदी व्याकरण का जो शीर्षक है आप उसे पढ़ रहे हैं, थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। फिर देखिए प्रमुख पुस्तकों पे बात कर लेते हैं कि हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, ये देखिए विश्वनाथ त्रिपाठी जी की पुस्तक है। अगर आपका देखिए हिंदी साहित्य से पृष्ठभूमि है, यानी कि आपका स्नातक में हिंदी रहा है, तो आपको इस पुस्तक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन अब समय जो है कम है, तो इसलिए इसको नहीं पढ़ेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक पुस्तक है, देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य में एक तरह से ये जानते हैं कितना महत्वपूर्ण है, 1929 में प्रकाशित, जो भी आप लोग जानते होंगे, तो ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न, क्योंकि शुक्ल जी से हिंदी साहित्य इधर उधर नहीं जा सकता। शुक्ल जी के कथन जानते हैं कितने महत्वपूर्ण हैं, और ऐसे हजारी प्रसाद, बच्चन सिंह और भी लोग हैं, लेकिन शुक्ल जी के पुस्तक एकदम ये समझिए कि हिंदी साहित्य आप पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ना ही होगा। प्रयोजन मूलक हिंदी सिद्धांत और प्रयोग, ये दंगल झालटे जी की किताब है, आप इसे ले सकते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी विनोद गोदरे जी की है। इन दोनों पुस्तकों में से कोई एक ले लीजिएगा, इन दोनों पुस्तकों में से कोई एक पुस्तक ले लीजिए, दोनों ही बेहतरीन है। काव्य शास्त्र के लिए डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी का, देखिए मैं भगीरथ मिश्र जी का इसलिए कर रहा हूँ काव्य शास्त्र पूरा पुस्तक लेने के लिए। आप अगर दृष्टि के जो नोट्स यानी किताब जो आप लोग बोलते हैं उसमें दिया हुआ है, और सरस्वती पांडे में भी दिया है, तो आप चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। लेकिन आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, आप हिंदी साहित्य में कुछ बड़ा करेंगे, क्योंकि आप हिंदी साहित्य को पढ़ेंगे, फिर आप अध्यापक बनेंगे, तो आपको पढ़ना होगा ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पुस्तक ले लीजिए। व्याकरण के लिए हरदेव बहारी, फिर या आप जो भी स्रोत हो व्याकरण के लिए आप उससे पढ़ सकते हैं। हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास है ना, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे, ये देखिए बहुत प्रचलित पुस्तक है। इसके बाद दृष्टि, तो दृष्टि या ये दोनों में से कोई एक पुस्तक, क्योंकि मैं भी विद्यार्थी हूँ, आप भी विद्यार्थी हैं, मैं भी पैसों का महत्व समझता हूँ, तो इसलिए आपको बोलूंगा यही कि अधिक किताब खरीदने से कुछ नहीं होगा। आप अधिक किताब मत खरीदिए, कुछ जैसे ये है, मतलब गिने चुने पुस्तकों को पढ़ करके एडमिशन प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया जा सकता है। किताबों की अंबार, मतलब किताबों का अंबार नहीं लगाना है, आप जहां पढ़ते हैं वहां पूरा रख दें और दिखाएं, ऐसा नहीं। किताब कम रखिए और कई बार पढ़िए, एक ही पुस्तक को बार बार पढ़िए। तो ये हो गया पुस्तकों पर चर्चा। पुस्तकों पर चर्चा हो गया। देखिए अगर आप हिंदी साहित्य मतलब हिंदी से नहीं पढ़े हैं और हिंदी से पढ़े हैं, तो इसके लिए पुस्तक बता दिए कि कैसे क्या पढ़ना है। अब इसके बाद है कि देखिए चयन, आपको यहाँ ढेर सारी समस्याएं उत्पन्न होंगी चयन के लिए, यानी अगर आप यूट्यूब पे आते हैं, सर्च करेंगे एक वीडियो, तो ढेर सारी वीडियो आएंगे, तो चयन के समस्याओं में उलझ जाएंगे कि कौन सा वीडियो देखें, कौन सा छोड़ें। तो मैं कहूंगा कि आप वीडियोज को मत देखिए, अधिक से अधिक किताबों को पढ़िए। फिर देखिए है कि क्या बिना बैच की तैयारी हो सकती है, तो हाँ, बिना बैच की भी तैयारी हो सकती है। अगर आप बैच नहीं लेते हैं तो हमारे यहाँ यूट्यूब पर फ्री में ही दिया जा रहा है, जो सीरीज चला जाएगी, आप उसे जुड़िए और पढ़िए। अभी एक श्रृंखला जीवनी सीरीज आएगी, और जिसमें कवियों के महत्वपूर्ण जीवन के बारे में रहेगा, आप उसे भी देखिए। फिर देखिए क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है, तो छोड़ने पढ़ने की बात है तो देखिए दृष्टि की किताब में है, उसमें भी पूरा नहीं पढ़ना है, उसमें भी कुछ चीज है। कुछ लोग आपको अतिशयपूर्ण बात करेंगे कि मैं ये पूरा इतनी बार पढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं है, सबके साथ होती है, सब सामान्य आदमी है, तो इसके लिए आप परेशान मत होइएगा। तो क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, इसके लिए मैं हूँ, कुछ आप लोगों को बताऊंगा। आप समूह में जुड़ जाइए, और हमारे समूह का जो लिंक है और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पुस्तकों का चयन बता दिया मैं कैसे करना है, क्या पढ़ना है। और अब देखिए रणनीति पर देखिए क्या है। रणनीति में देखिए क्या है, लगातार परिश्रम करिए, पहला लगातार परिश्रम करिए, दूसरा आत्मविश्वास के साथ पढ़िए, लगातार पढ़िए, देखिए नियमित
नियमित पढ़िए, आत्मविश्वास से पढ़िए, आत्मविश्वास के साथ समय सारणी एक बनाइए, रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन करिए। और देखिए ये हो गया। अब रिवीजन के साथ साथ अब देखिए यहाँ पर है प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र को आप देख सकते हैं और बिंदुवार तरीके से पढ़िए। ये टेस्ट सीरीज। अब देखिए रणनीति में क्या है कि आप लोगों के लिए दिनचर्या, समय सारणी, आत्मविश्वास नहीं। देखिए इसका मतलब क्या, आप नियमित पढ़िए। यानी कि आप पढ़ रहे हैं तो ये नहीं कि एक दिन पढ़ते हैं 4 दिन नहीं पढ़ते हैं तो ऐसे आप प्रवेश नहीं पा पाएंगे। आप नियमित तरीके से पढ़िए आत्मविश्वास के साथ, यानी कि आपके पास सकारात्मक ऊर्जा हो, नकारात्मक भाव से न भरे हो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, हमसे नहीं होगा, ये नहीं आएगा। तो मतलब अगर नहीं की भावना अगर आप में अंदर आपके भीतर रहेगी तो मुश्किल होगा थोड़ा। तो इसलिए आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ लगिए और आत्मविश्वास के साथ कि नहीं मैं कर लूंगा, हमारे पास है क्षमता। समय सारणी आप एक दिनचर्या बनाइए और उसमें थोड़ा सा ये समझिए कि 3 घंटा 4 घंटा आप अध्ययन करते हैं तो 2-3 घंटा रिवीजन को भी दीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बार बार किसी चीज को पढ़ते हैं तो आपको याद होता है, वही आपके पेपर में वहां देखने को मिलेगा कि सब कोई पढ़ रहा है, सबके पास पुस्तकें हैं, सबके पास वीडियो जा रहा है, लेकिन सिलेक्शन कुछ लोगों का होता है। क्यों होता है? उनकी रणनीति, तैयारी, तरीका, मतलब सब कुछ अलग होता है थोड़ा। अब देखिए रिवीजन के बारे में हो गया। प्रश्न पत्र प्रीवियस ईयर क्या है आप देखेंगे तो उससे एक नमूना पता चलेगा, प्रारूप पता चलेगा, तो इसमें आपको लाभ मिलेगा, आप समझ पाएंगे क्या है कैसे है। ठीक। अब देखिए बिंदुवार आप जब भी पढ़ते हैं, हम लोगों के साथ भी होता है, आप लोगों के साथ भी होता होगा कि आप लोग पढ़ते हैं तो पुस्तकों को जैसे आदिकाल शुरू किए तो फिर जब पढ़ेंगे आदिकाल यानी आगे बढ़ने की कोशिश करिए। आदिकाल को पढ़ लीजिए तो बार बार वही मत अटके रहिए, आगे बढ़िए। भक्ति काल पे जाइए, फिर रीति काल पे जाइए, यानी 3-4 दिन में आदिकाल, 3-4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में भक्ति काल, फिर रीति काल को भी 2-3 दिन में, आधुनिक काल थोड़ा बड़ा है उसको, यानी कि आप बिंदुवार तरीके से बिंदु आगे बढ़ते जाइए। ये नहीं कि अगर जहां शुरू कर रहे हैं फिर वहीं, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एकेडमिक नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक, तो एकेडमिक की तैयारी आप नहीं कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज देखिए, ये क्या है कि आकलन करने के लिए टेस्ट सीरीज आप देते हैं। यहाँ द स्टोरी का परिवार की तरफ से भी लॉन्च किया जा चुका है, आप चाहें तो जोड़ सकते हैं। अन्यथा कोई भी एमसीक्यू जो बुक आता है, मानी बहुविकल्पी प्रश्न की एक पुस्तक, आप उसको लेकर अभ्यास करिए। प्रश्नों का अभ्यास यहाँ बहुत मतलब ये समझिए कि अभ्यास करेंगे, किसी भी बिंदु को पढ़ लीजिए, यानी शीर्षक जैसे आदिकाल पढ़ लिए तो आदिकाल के जितने भी प्रश्न हैं आप कोशिश करिए कि सबको लगा दीजिए। अब लगाएंगे तो पता चलेगा कि हमारी तैयारी कहाँ है, कैसे। टेस्ट सीरीज में ये होता है कि एक आकलन लगता है, जो आपसे अनुभवी लोग हैं, आपसे अधिक अनुभवी लोग, वो लोग प्रश्न को जो है प्रश्नों को सेट करते हैं और आपके पास देते हैं। तो इसमें ये होता है कि प्रश्न कैसे आ रहे हैं, क्या है, तो समझ उमझ के उसको दिया जाता है। तो यही कहेंगे कि आप अगर चाहें तो ज्वाइन करें, तो फिर आप अभ्यास करिए। तो ये रणनीति के बारे में, पुस्तकों के बारे में चर्चा हो गया, पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा हो गया, और कैसे पढ़ना है, और मतलब ये रोजगार के बारे में तो उतना नहीं, लेकिन अभी आप पढ़िए। तो उसमें क्या है कि मानसिक जो विकार है लोगों के पास कि आजकल हिंदी पढ़ने से क्या होता है, तो ये सबसे दूर रहिए और मन लगाकर पढ़िए। और इसमें क्या है कि और कुछ तो नहीं। तो यही कहूँ आखिरी में, यही वीडियो को मतलब ये कहूंगा कि वीडियो में कि आप इस वीडियो को चाहें तो अपने दोस्तों के साथ या समूह में, आपके पास होगा समूह बना होगा तो आप समूह में प्रेषित करिए। और तब तक आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। आप लोग लगे रहिए, अब बहुत समय नहीं बचा हुआ है, 60 दिन केवल है। तो आप कोशिश करिए कि 30 दिनों में, आगामी 30 दिनों में कोशिश करिए कि ये 30 नहीं, क्यों कम, हाँ 30 दिनों में कोशिश करिए कि 30 दिन, 10-40 दिन, क्योंकि 20 दिन हमें लगता है कि लगभग आप 20 दिन, जब परीक्षा नजदीक आ जाएगी तो आप बहुत कुछ नया नहीं पढ़ पाएंगे जो पढ़े होंगे। यानी 40 दिन, कुल मिला के 40 दिन, पूरा 40 दिन में आपको पूरा सिलेबस, कम से कम पाठ्यक्रम
संपूर्ण करना है, यानी समाप्त। अब देखिए पूरा पढ़ने का मतलब ये है कि पूरा पाठ्यक्रम जब पढ़ लेंगे तो फिर बचेगा क्या, 20 दिन। तो 20 दिन में केवल रिवीजन करेंगे, और साथ ही रिवीजन बार बार ये करेंगे आप, रिवीजन। है ना। अब देखिए ये तो 40-20 ये हो गया। आप समय सारणी आप बनाएंगे तो समय सारणी में देखिए 2-3 बात है, इसको मिटा देता हूं। देखिए प्रतिदिन कुछ नया पढ़िए, कुछ नया पढ़ना है। और दूसरी बात कि जब जो आप पढ़ लिए कुछ नया, तो इसके बाद पिछला दोहराना है। पिछला एक बार आपको देखना है, ठीक है, पिछला रिवीजन करना है। और डेली कम से कम 100 MCQs यानी बहुविकल्पी प्रश्न आपको कोशिश करना है कि लगाएं। तो इससे क्या होगा कि अनुभव मिलता जाएगा, और हो सके तो कम से कम 2 टेस्ट डेली यानी प्रतिदिन। अगर आप इतना करते हैं तो आप निसंदेह रूप से उन बच्चों से आगे होंगे जो अभी सोच रहे होंगे कि मैं तैयारी कैसे करूं, या जो केवल पढ़ रहे होंगे। लेकिन जब आप कुछ नया पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और टेस्ट देंगे पूरे पाठ्यक्रम से, तो आप एक निखर जाएंगे, उभर जाएंगे, यानी कि उन बच्चों से आप बहुत आगे चले जाएंगे जो अभी केवल किताबों में उलझे हुए हैं, पढ़ रहे हैं। क्योंकि अभ्यास, पढ़ने को सबको ही पढ़ता है, लेकिन एडमिशन उन्हीं लोगों का होगा जो अभ्यास अच्छे से कर रहे हैं। इसीलिए आप लोग जानते होंगे एकेडमिक तो है नहीं, प्रतियोगी परीक्षा है। तो यही है कि आप लोग इसको जरूर फॉलो करिएगा, और जो है नियमित दिनचर्या, आप स्वस्थ रहिए। क्योंकि देखिए आप अगर बीमार पड़ते हैं तो पूरा समय सारणी बना हुआ सब बिगड़ जाएगा, तो कोई इसका मतलब नहीं निकलेगा। तो इसलिए आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। अब ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में हम मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।